आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिवर्स के सेकंड पार्ट में। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने में बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इन सब के बारे में देखा कि जिससे हमें ब्रह्मांड के बारे में ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए थे विभिन्न खगोल वेदों के द्वारा। तो इनमें मैंने ये भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो बिग बैंग थ्योरी जो थी वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था। तो इसमें था क्या, ये जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा 1960-70 के दशक में दिया गया था। और इसमें इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी 15 अरब वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा अग्निपिंड हुआ करता था और जिसमें बहुत सारी गैसेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी विद्यमान रहेंगी, जिसके कारण क्या हुआ, इसमें अचानक से एक विस्फोट होता है जिसे हम बिग बैंग भी कहते हैं या फिर ब्रह्मांडीय विस्फोट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें अचानक से विस्फोट होने के कारण क्या हुआ कि जो पदार्थ जिन पदार्थों से, भारी पदार्थों से ये निर्मित था, उसमें बिखराव होता है और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। ठीक है। ये जो पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया, अब जो एक जैसे जो पार्टिकल्स जो थे वो धीरे धीरे आपस में जुड़ना चालू हो गए। और जैसे ही ये अपने आप जैसे जुड़ना चालू हुए, उनमें दोबारा से एक और विस्फोट होता है। और हम आज जो देखते हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम, तारे जो हम देखते हैं, उनका निर्माण यहाँ से हो जाता है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बताई गई? बिग बैंग थ्योरी में बताई गई। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। तो हम ये सारी चीज़ें, ये अपने प्रीवियस वीडियो में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है ना। तो आप लोग, और ये जो प्रीवियस वीडियो में मैं आकाश गंगा और ये सब चीज़ों के बारे में, मिल्की वे, ये सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर्न। तो हमें यहाँ पर एक तो ये भी सारी चीज़ें याद रखनी है कि जो सर्न है उसका एक तो फुल फॉर्म हमें याद रखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सर्न जो था ये एक साइंटिफिक लैब है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको अंजाम दिया जाता है। तो देखते हैं सर्न का फुल फॉर्म क्या है। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित है। तो यहाँ पर साइंटिस्टों के द्वारा एक लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नामक एक महाप्रयोग किया गया और हिग्स बोसोन नामक पार्टिकल के निर्माण का प्रयास किया गया। यह यहाँ पर लिखा हुआ है हिग्स बोसोन। इस पार्टिकल के निर्माण का प्रयास किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। कहाँ पर? सर्न पे। और इस हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी में जो ब्रह्मांड के जो विभिन्न प्रकार के जो रहस्य हैं वो इसमें छुपे हुए हैं। इसलिए इसे दोबारा से एक लैब में बनाने का प्रयास किया गया था जो हमें बता सके कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इन लोगों ने कोशिश तो की हिग्स बोसोन नामक पार्टिकल बनाने की, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हुए। लेकिन इससे एक मिलता जुलता जो पार्टिकल था जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, इसको बनाने में सफल रहे। ये भी काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है जो सब एटॉमिक पार्टिकल का निर्माण ये कर सके। तो ये तो हमने देखा। और ये किस लिए किया गया था इनके द्वारा? जिससे कि ये ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये प्रयोग किया गया था इनके द्वारा। लेकिन ये जो थे हिग्स बोसोन नाम के पार्टिकल, इनका जो मेन जो टारगेट था वो था हिग्स बोसोन पार्टिकल बनाने का, लेकिन ये नहीं बना सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि और क्या है इस वीडियो में। तो देखते हैं, अब हम आगे चर्चा करेंगे तारे और उनके जीवन चक्र, यानी कि उनकी जन्म और मृत्यु कैसे होती है, यानी कि एक तारे का निर्माण कैसे होता है और वो तारा जो है वो समाप्त कैसे होता है, उसका जीवन काल जो है वो समाप्त कैसे होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आकाशगंगा है, जो रोटेशन जो आकाशगंगा में होता है, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो आकाशगंगा है, जो ब्रह्मांड है, उसमें अनेक गैस विद्यमान है, यानी कि बहुत सी गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हैं और उनमें इसी रोटेशन के कारण से वो सारी गैसेस जो हैं वो प्रभावित होती हैं। और गुरुत्व आकर्षण मतलब ग्रेविटी के कारण उनके जो केंद्र, यानी कि जो सेंटर वाला पार्ट है, वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से एक तारे का निर्माण होता है। अब मैंने यहाँ पर नीचे एक वर्ड और लिखा हुआ है रेड जाइंट्स, या फिर उसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, रक्तदानव। तो ये क्या होता है? अब अभी मैंने क्या बोला कि जो हाइड्रोजन था वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण से एक तारे का निर्माण होता है। अब हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद तारे का जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखना असंभव है। इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकूँ, इसलिए आप लोगों को कुछ चीज़ें नोट डाउन खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो सेंटर वाला पार्ट है तारे का,
उसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, और समाप्त हो जाने के कारण से जो सेंटर वाला पार्ट है वो संकुचित यानी कंप्रेस हो जाता है और गर्म हो जाता है। लेकिन जो तारे का जो भारी वाला पार्ट है, जो तारे का जो सेंटर वाला पार्ट था, उसमें तो हाइड्रोजन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन जो बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, अभी भी होती रहती है, जिसके कारण से ये धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त दानव। इसी को क्या कहते हैं हम, रक्त दानव, यानी कि रेड जाइंट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सुपरनोवा की तरफ। ये लिखा हुआ है यहाँ पर सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है, तो इसमें देखते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो चुकी, रेड जाइंट तक हमने पहुँचे, तो रेड जाइंट पहुँचने के बाद में जैसे हाइड्रोजन जो थी वो भारी वाला पार्ट जो था वो कन्वर्ट हो रहा है, अंदर में तो सब हाइड्रोजन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हीलियम था वो कार्बन में, जो हीलियम था वो कार्बन में, और कार्बन भारी पदार्थों में जैसे कि लोहा वगैरह, ये सारी चीज़ों में क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है, जिसके कारण से तारों में एक विस्फोट होता है, और इसी को हम सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा कहते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ। फिर मैंने आगे लिखा हुआ है कि अगर तारों का द्रव्यमान कितना हो जाए, अगर तारों का द्रव्यमान यानी कि मास, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदी में बोल रहा हूँ, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान अगर 1.4 ms से कम है, अगर 1.4 ms से कम है। अब 1.4 ms ये क्या है, ये चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि 1.4 ms जो है इसे चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने बोला कि इसका अगर द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो यह अपनी जो नाभिकीय ऊर्जा को खोकर वाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसल स्टार यानी कि जीवाश्म तारा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जा रहे होंगे इस चीज़ों को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में आगे और क्या मिलेगा हमें। तो हम देखते हैं ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं कि ब्लैक होल क्या है। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, एक ब्लैक होल देखा गया है जो कि पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो कि बहुत, और इससे पहले जो ब्लैक होल देखा गया था वो हमसे लगभग 3 गुना, जो अभी देखा गया है उससे 3 गुना, यानी कि लगभग 3200 किलोमीटर दूर देखा गया था। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल आप लोगों को मैं अगर सीधी एक सिंपल भाषा में बताऊं तो ये तारों का जो आखिरी समय जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। तो देखते हैं ब्लैक होल अब आखिरी समय तारे का कैसे, तो देखते हैं। जब कोई भी विशाल तारा जब खत्म होने की कगार पर होता है तो वो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगता है। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से सुनते चलिएगा और इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ। तो ब्लैक होल है क्या, ये क्या होता है कि जब कोई भी विशाल तारा जो होता है वो खत्म होने की कगार पर होता है तो वो अपने ही भीतर भीतर जो रहता है सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और आखिर में जाकर ये ब्लैक होल बन जाता है। और ये जिसके कारण ये कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ को अपने अंदर ले सकता है। कोई भी जब तारा जब समाप्त होने की कगार पर होता है तो उसका जो आकर्षण यानी कि जो अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने अंदर जो रहता है वो सारे पदार्थों को आपस में ही जो उसके अंदर का जो भी मटेरियल होता है उसको वो अपने अंदर ही समेट लेता है। ठीक है ना, और ये एक छोटे से काले बॉल की आकृति में पहुंच जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा ब्लैक होल के बारे में, कि इसका कोई भी आयतन नहीं होता, आयतन यानी कि वॉल्यूम, लेकिन इसका जो घनत्व है यानी कि जो डेंसिटी है वो अनंत यानी कि इनफाइनाइट होती है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जो भी चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ। इसके बाद जो अंतरिक्ष के सारे इसके बाद में कोई भी अंतरिक्ष के जो सारे पिंड हैं वो अपनी ओर खींचने लगता है। कोई भी पिंड है उसको अपने ओर खींचने लगता है, क्योंकि इसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जो भी ब्रह्मांडीय पिंड हैं उनको अपनी ओर खींचने लगता है। और कोई भी चीज़ इसमें आसानी से इसमें समा भी जाती है। और जितनी चीज़ें इसके अंदर जाती रहती हैं उतनी ही इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती रहती है।
ठीक है, तो अब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी मैंने ब्लैक होल के बारे में आप लोगों को बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सौर मंडल। तो सौर मंडल और देख लेते हैं कि सौर मंडल है क्या। तो ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाते हैं। लेकिन अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और सौर मंडल जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड जितने भी जो फैक्ट होंगे वो भी हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। तो यहीं पर मैं इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसी के साथ ये वीडियो